स्टूडेंट्स, आज का हमारा अध्ययन का विषय है लोक सेवकों की भर्ती, रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। लोक सेवकों की भर्ती या लोक कर्मचारियों की भर्ती एक प्रशासन में बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है, क्योंकि प्रशासन की स्थिरता और कार्यकुशलता इन्हीं कर्मचारियों की योग्यता, ईमानदारी और लगन पर निर्भर करती है। किसी भी शासन की सफलता और असफलता में इन कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि ये प्रशासन के जितने भी लक्ष्य या उद्देश्य हैं या जो कार्य हैं उनको पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चाहे शासन व्यवस्था किसी भी प्रकार की क्यों न हो, साम्यवादी शासन व्यवस्था हो, प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था हो या अन्य किसी प्रकार की डिक्टेटरशिप वाली प्रशासन व्यवस्था भी हो, फिर भी लोक कर्मचारियों का महत्व किसी भी प्रकार से कम नहीं होता है। प्रत्येक प्रजातंत्र में तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि प्रजातंत्र में राजनीतिक कार्यपालिका प्रशासनिक कार्यपालिका के माध्यम से ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करती है। इसलिए प्रजातंत्र में बहुत ही योग्य, कुशल और ईमानदार कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, और इन ईमानदार कर्मचारियों को प्राप्त करना भर्ती की एक समस्या माना जाता है। तो इसलिए भर्ती बहुत शक्तिशाली लोक सेवा की कुंजी होती है, और भर्ती किस प्रकार से की जाए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य होता है कि प्रशासन में योग्य लोगों को किस प्रकार से लाया जाए। भर्ती का अर्थ है कि विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए उपयुक्त प्रकार के व्यक्तियों को खोजना, और सामान्यतः भर्ती शब्द का प्रयोग नियुक्ति शब्द के समानार्थी के रूप में किया जाता है। कुछ लोग भर्ती के लिए की जाने वाली परीक्षाओं को भी भर्ती कहते हैं, लेकिन लोक प्रशासन के व्यापक अर्थों में भर्ती से तात्पर्य है नियुक्ति, परीक्षण और साक्षात्कार। इन तीनों का सामूहिक नाम भर्ती कहलाता है। अगर हम विद्वानों की परिभाषाओं को देखें तो भर्ती की परिभाषा लिखते हुए प्रोफेसर LD वाइट ने लिखा है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं और रिक्त स्थानों और पदों के लिए व्यक्तियों को आकर्षित करना ही भर्ती है। किंग्सले ने लिखा है कि सार्वजनिक भर्ती को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि ये वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोक सेवा में नियुक्ति के लिए उचित प्रत्याशियों को प्रतियोगिता के लिए प्रवृत्त किया जाता है, और इस तरह अत्यधिक व्यापक प्रक्रिया है, इंक्लूसिव प्रोसेस सिलेक्शन है, और इसमें परीक्षा और प्रमाणीकरण की प्रक्रियाएं भी सम्मिलित हैं। तो इसका मतलब ये है कि भर्ती एक व्यापक प्रक्रिया है, और इसके द्वारा लोक प्रशासन में योग्य कर्मचारियों के संगठन का और उनका चयन किया जाता है, और उन्हें अपने पदों पर नियुक्त करके प्रशासन में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। भर्ती की जो निश्चित प्रणाली है उसके लिए कहा जाता है कि सबसे पहले चीन के शासकों में इस भर्ती की प्रणाली को अपनाया गया था, और प्राचीन काल में ये चीन एक ऐसा देश माना जाता है जहाँ प्रतियोगिता के माध्यम से योग्यता को निर्धारित किया जाता था। आधुनिक समय में भर्ती प्रणाली प्रारंभ करने का श्रेय जो है वो प्रशा को जाता है। भारत में 1853 में योग्यता के सिद्धांत को प्रचलित किया गया और लोक कर्मचारियों की भर्ती की गई। ब्रिटेन में 1857 में आंशिक रूप से और 1870 में भर्ती में योग्यता के सिद्धांत को पूर्णतः अपनाया गया, और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA में तो लूट पद्धति स्पॉइल सिस्टम के आधार पे भर्ती की जाती है, और 1881 में राष्ट्रपति गारफील्ड अमेरिकन राष्ट्रपति गारफील्ड की हत्या के बाद में 1883 में पेंडललेटन अधिनियम पारित किया गया, और पहली बार
लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई और इसका उद्देश्य ये था कि योग्य व्यक्तियों को प्रशासन में भर्ती किया जाए। भर्ती के संबंध में दो प्रकार की विचारधाराएं हैं, नकारात्मक भर्ती और सकारात्मक भर्ती की विचारधारा। जैसा कि अमेरिका के इतिहास में मैंने लूट पद्धति की बात की है, स्पॉइल सिस्टम की बात की है, तो लूट पद्धति में जैसे ही प्रशासन बदलता है, राजनीतिक कार्यपालिका बदलती है, प्रशासनिक लोग भी ऊपरी स्तर पर बदल जाते हैं, तो इसे ही लूट प्रणाली या स्पॉइल सिस्टम कहा जाता है। जो भी राजनीतिक दल सत्ता में आता है वो अपने ही राजनीतिक दल के व्यक्तियों को इसमें भर्ती करता है और अन्य कर्मचारियों को इसमें से हटा देता है, तो इसे हम लूट प्रणाली कहते हैं। तो लूट प्रणाली एक तरह से भर्ती की नकारात्मक विचारधारा है और इस लूट प्रणाली के दोषों को दूर करने के लिए ही लोक सेवा आयोगों का निर्माण किया गया। अमेरिका में भी प्रथम बार लोक सेवा आयोग की स्थापना 1883 में पेंडलेटन अधिनियम के तहत की गई थी और लोक सेवा आयोग बनाने का उद्देश्य जो था वो वैसे नकारात्मक था और ये माना गया कि लोक सेवा आयोग जो अयोग्य और धूर्त कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को शासकीय सेवाओं से बाहर रखेगा। और इस तरह से लोक सेवा आयोग की स्थापना हालांकि लूट प्रणाली के दोषों के लिए की गई थी, लेकिन लोक सेवा आयोगों ने प्रारंभ में नकारात्मक उद्देश्य से कार्य किया और शासकीय सेवाओं में से अयोग्य लोगों को बाहर रखने तक ही सीमित रखने का कार्य किया और इस कारण से साधारण योग्यता वाले मीडियोकर व्यक्ति ही लोक प्रशासन में प्रवेश पा सके, क्योंकि ये लोक सेवाएं ये जो आयोग थे वो लोक सेवाओं में योग्य व्यक्तियों को आकर्षित नहीं कर पाए और बहुत सारे व्यक्तियों का बड़ा समूह जो है वो इस सेवाओं में आने से वंचित रह गया। तो ये कहा गया कि इस प्रकार की जो लोक सेवा आयोग और उनका निर्माण और उनका उद्देश्य नकारात्मक विचारधारा से परिपूर्ण है, क्योंकि इसमें धूर्तों को तो सेवा से बाहर रखा जाता है, लेकिन अनेक योग्य और बुद्धिमान व्यक्ति भी इस कारण से बाहर रह जाते हैं। तो इस अवधारणा को नकारात्मक भर्ती की अवधारणा कहा गया और इससे बचने के लिए एक नई अवधारणा अस्तित्व में आई, वो थी सकारात्मक भर्ती की अवधारणा। भर्ती की सकारात्मक अवधारणा से तात्पर्य है विभिन्न सरकारी पदों के लिए उचित प्रकार के व्यक्तियों की खोज की जाए और सिलेक्शन करते समय चयनकर्ता का लक्ष्य केवल कुशल और योग्यतम व्यक्तियों को चुनना होना चाहिए और इसमें इस बात पे ध्यान दिया जाता है कि केवल योग्य व्यक्तियों को ही प्रतियोगिता में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाए। सकारात्मक भर्ती की इस तरह से निम्न विशेषताएं हमारे समक्ष आती हैं। एक तो यह है कि पद और पदोन्नति क्रम पर बल दिया जाता है। एम्फेसिस ऑन जॉब एंड प्रमोशन लैडर पर ध्यान दिया जाता है। योग्य व्यक्तियों की व्यापक खोज पर बल दिया जाता है। एम्फेसिस ऑन द एग्रेसिव सर्च फॉर बेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के प्रयास किए जाते हैं। योग्य व्यक्तियों को हटाने के लिए अयोग्य व्यक्तियों को हटाने के लिए नियुक्ति पूर्व परीक्षा पर बल दिया जाता है। एम्फेसिस ऑन द प्री टेस्ट एलिमिनेशन ऑफ द अनफिट। विभागों के ही पारस्परिक सहयोग और शांतिमय संबंधों पर बल दिया जाता है। एम्फेसिस ऑन द म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड
पीसफुल रिलेशन ऑफ द डिपार्टमेंट पर बल दिया जाता है। तो इस तरह से जो भर्ती होती है उसे सकारात्मक भर्ती की विचारधारा कहते हैं। ये जो सकारात्मक भर्ती की विशेषताएं हैं, पद और पदोन्नति क्रम पर बल, इसमें व्यक्तियों के साथ पक्षपात नहीं होता है। योग्य व्यक्तियों की व्यापक खोज पर बल, इसमें योग्य व्यक्तियों को ही सरकारी सेवा में आने दिया जाता है, इस बात पर ध्यान दिया जाता है। साथ ही अयोग्य व्यक्तियों को हटाने के लिए पहले अगर उनकी नियुक्ति की जा रही तो उससे पहले कोई निर्धारित परीक्षा होनी चाहिए और उसमें पास होने पर ही वे आगे बढ़ें, इस बात के प्रयास सकारात्मक भर्ती में किए जाते हैं। और इस बात पे भी ध्यान दिया जाता है कि सरकार के विभिन्न विभाग जो हैं वो पारस्परिक सहयोग से और एक दूसरे के साथ में विरोधपूर्ण कार्य न करके शांतिमय संबंधों के बल पर पारस्परिक सहयोग से कार्य करें, ताकि प्रशासन एक योग्य व्यक्तियों के साथ में मिलकर अपने उद्देश्यों को पूरा कर सके। तो सकारात्मक भर्ती की विचारधारा वर्तमान समय में अधिक लोकप्रिय है और इसीलिए इस प्रकार की भर्ती पर वर्तमान समय में बल दिया जाता है। अब सकारात्मक भर्ती के जो इस तरह की नीति है सकारात्मक भर्ती की, उसके जो कुछ मूल तत्व हैं, ये मूल तत्व हैं कि लोक कर्मचारियों के पदों के लिए रोजगार बाजार की खोज और उसका संवर्धन किया जाना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि प्रशासन में जिन पदों के लिए व्यक्तियों की नियुक्ति की जानी है, कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी है, वो उनको कहाँ से प्राप्त होंगे और उनको किस तरह से रखा जाए, किस तरह से उनका पालन पोषण किया जाए, ताकि उस व्यवस्था को योग्य व्यक्ति मिल सके। इससे तात्पर्य है कि रोजगार बाजार में या जहाँ हम जाते हैं वहाँ पर हमें ऐसे संस्थान रखने चाहिए जहाँ से योग्य व्यक्ति हमें प्राप्त हों और न सिर्फ योग्य हों बल्कि उन्होंने ऐसा कार्यक्रम या ऐसा इस तरह की उन्होंने शिक्षा ली हो जिससे कि वो लोक कर्मचारियों के पदों के लिए योग्य हो सकें। और भर्ती के संबंध में आकर्षक साहित्य और उसके प्रकाशन का प्रयोग किया जाना चाहिए कि जो योग्य व्यक्ति हैं वो जिस भी पद के लिए भर्ती निकाली गई है उसके संबंध में आकर्षक साहित्य को पढ़ें और फिर उस क्षेत्र में रुचिपूर्वक आएं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि भर्ती जिस पद के लिए की जा रही है उस संबंध में आकर्षक साहित्य और उसके प्रकाशन का प्रयोग किया जाए, ताकि सभी व्यक्तियों को इस संबंध में जानकारी प्राप्त हो सके। प्रत्याशियों की योग्यता को निश्चित करने के लिए वैधानिक तरीकों और परीक्षणों का प्रयोग किया जाना चाहिए। बहुत सारे प्रत्याशियों के द्वारा भर्ती में आने के लिए प्रयास किए जाते हैं, पदों को प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जाते हैं, तो लेकिन उनको एक निश्चित सीमा तक ही लिया जाता है। तो इतने सारे लोगों में से, इतने सारे योग्य व्यक्तियों में से किस प्रकार से पदों पर भर्ती के लिए व्यक्तियों का या कर्मचारियों का चुनाव किया जाएगा, उसके लिए तरीके वैधानिक होने चाहिए और ऐसे परीक्षित होने चाहिए कि हम उन व्यक्तियों में से योग्यतम व्यक्तियों का चुनाव कर सकें। सेवाओं में से ही योग्य और समर्थ प्रत्याशियों को लेना चाहिए। तो ये वाला जो सिद्धांत है सेवाओं में से योग्य एवं समर्थ प्रत्याशियों को, ये प्रमोशन का सिद्धांत है कि या फिर एक सेवा से दूसरी सेवा में समर्थ व्यक्तियों को आकर्षित करके भी लिया जा सकता है। सुनिश्चित स्थापन प्लेसमेंट कार्यक्रम होना चाहिए
जिससे ठीक व्यक्ति को उचित कार्य सौंपे जाए। भर्ती की प्रक्रिया के अविच्छिन्न अंग के रूप में प्रशिक्षण कार्यक्रम होना चाहिए, क्योंकि जब योग्य व्यक्तियों की भर्ती कर ली जाती है फिर भी उनको जो कार्य सौंपा जाना है उस कार्य के संबंध में पर्याप्त प्रशिक्षण उनको दिया जाना चाहिए, ताकि वो जब अपने कार्य क्षेत्र में उतरें तो विभिन्न प्रकार की समस्याओं से निपट सकें और अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें, अच्छा प्रदर्शन कर सकें, लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। कीप लर्निंग, कीप गोइंग। थैंक यू वेरी मच।